सब एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपकी अकाउंटेंसी क्लास 11th का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। एक ऐसा चैप्टर जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और इस चैप्टर की बहुत डिमांड है। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर इन दिस चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो क्लास, अगर मैं बेसिकली बात करूं डेप्रीशिएशन की, डेप्रीशिएशन हर एक बिजनेस को अफेक्ट करता है, इंपैक्ट भी करता है और टाइम टू टाइम हमें इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है कि यार एग्जैक्टली आपका डेप्रीशिएशन होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है हमारे बिजनेस पे, और किसको कैलकुलेट करें, इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या क्या बेनिफिट हम अपने बिजनेस में ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये पूरी कहानी शुरू होती है क्लास आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से कि आपको डेप्रीशिएशन को समझने से पहले ध्यान से समझो, कोई भी बिजनेस जब हम लोग चलाते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में आपको एसेट्स की तो जरूरत होती है, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो, लैंड हो, कुछ भी हो, मतलब एसेट्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो आपको हर एक बिजनेस में एसेट्स की तो जरूरत होती है। ठीक है, अब वो एसेट है, वो एसेट होता क्या है कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, यानी कि उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, पैसे में जो कीमत है, वो टाइम के साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लास, आपका डेप्रीशिएशन। मतलब जो आपका एसेट है, एसेट में आपका जो उसका प्राइस है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो टाइम के साथ डिक्रीज होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डेप्रीशिएशन। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो हर एक बच्चे को हर एक बच्चे ने पढ़ा हुआ होता है। हम आज थोड़ा डेप्थ में स्टडी करेंगे। देखो कोई भी आपके सामने बिजनेस है, XYZ बिजनेस आप लोग लेके चल सकते हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस आप लोगों ने ले लिया। ठीक है, किसी भी बिजनेस में क्लास आपको एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि आपके एसेट्स होते हैं। अब मैं जो चीज आपको समझा रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है कि एसेट्स को आपने पहले ही दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, एक को आप लोग बोलते हो टेंजिबल एसेट्स, यस क्लास, आप लोगों ने क्या बोला हुआ आपका, टेंजिबल। ठीक है, और एक ने बोला हुआ आपको इनटेंजिबल एसेट्स। ये दोनों एसेट्स हम लोगों ने क्या किए हुए हैं, पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा आपका इनटेंजिबल एसेट्स। तो आप ध्यान से देखना, दोनों चीजें मैं आपको बहुत बेसिक से करा रहा हूं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। एक ऐसा एसेट जिसको आप लोग टच कर सकते हो, वो क्या था आपका, टेंजिबल एसेट। ठीक है, और जिसको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो क्या था आपका, इनटेंजिबल एसेट्स था। ठीक है, अच्छा एक तीसरे तरीके की एसेट की और हम बात करेंगे जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग वेस्टिंग एसेट। अभी हम लोग इसके इस टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टेंजिबल एसेट्स है जो भी जिनको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उस केस में उस एसेट की अगर वैल्यू का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहा हूं। क्लियर है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है कम का मतलब क्या होती है, डिक्रीज, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या, मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या होती है उसकी वैल्यू, डिक्रीज, तो उसको क्लास हम लोग बोलेंगे, यहां पे आप लोग बोलोगे डेप्रीशिएशन। यस क्लास, आप लोग क्या बोलोगे उसको, डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक चीज हो गई आपकी डेप्रीशिएशन। किस केस में हो गया आपका, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अब यहां पे एक चीज को आपको एक्सक्लूड कर देना है। एक्सक्लूड का मतलब एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है, वो क्या है आपका, आप सभी को पता है वो क्या है क्लास, आपका लैंड। लैंड एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एक्सक्लूड आप लैंड, अब जिस जमीन की बात कर दो। ठीक है, एक्सक्लूड अगर आप लोग लैंड कर देते हो तो जितने भी आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, यस क्लास, कौन से, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, उनकी मॉनेटरी वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो क्लास उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना डेप्रीशिएशन। ठीक है, बिजनेस में लाजमी है ये चीज होना। ठीक है, दूसरी चीज है आपका इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब आपको पता है कुछ ऐसे एसेट्स जो आपके इनटेंजिबल होते हैं, जिसको आप लोग सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। जैसे आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग किसका, आप अपनी ब्रांड वैल्यू का एग्जांपल ले सकते हो। क्लियर है, आप लोग क्या कह सकते हो, ब्रांड वैल्यू एक आपका इनटेंजिबल एसेट्स है। आप इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, आपका गुडविल। गुडविल क्या है आपका, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है कि नहीं है, और भी बहुत सारे एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जो इंटेंजिबल है। ठीक है, अब इस इंटेंजिबल एसेट्स के केस में हम इसे डेप्रीशिएशन नहीं कहेंगे क्लास, इंटेंजिबल के केस में हम लोग इसको कह के चलेंगे आपका अमोर्टाइजेशन। यस क्लास, आप लोग क्या कह के चलोगे, अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, अमोर्टाइजेशन। अब लोग ये क्या होता है, आगे जाके हम लोग इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। मतलब
है वही चीज, प्राइस में डिक्रीमेंट आ रहा है, मतलब जो अभी आपका एसेट है उसकी मॉनेटरी वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपका इंटेंजिबल एसेट है ना, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू के केस में हम उसको अमोर्टाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टेंजिबल एसेट्स है उसके केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपका डेप्रिशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। वेस्टिंग एसेट्स वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर से हम रिसोर्सेज को निकाल लेते हैं। ये शायद आप लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा कि ये आपका वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है। वेस्टिंग एसेट्स are those natural resources in which we just extract the resources। हम जिनमें से क्या निकाल लेते हैं, रिसोर्सेज निकाल लेते हैं। जैसे आप लोग क्या कह सकते हो, जैसे आप लोग कोल माइन ले सकते हो, यहाँ से हम लोग कोल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वेस्टिंग एसेट है, ठीक है। अगर आप लोग जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हो अपना तेल के कुएं, ऑयल वेल कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तेल के कुएं, ऑयल वेल, ये सभी क्या है, एटसेट्रा क्लास, ये सभी क्या है आपके वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इनकी मॉनेटरी वैल्यू में भी क्या होता है, प्राइस डाउन होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू डाउन होती है, तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। हम लोग इसके बारे में भी क्या करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मेरे को इन शॉर्ट एक चीज मैंने आपको समझा दिया, कोई भी बिजनेस है उसमें एसेट्स होगा, और एसेट्स आपके बेसिकली टेंजिबल, इंटेंजिबल और वेस्टिंग है। तो अलग अलग डेप्रिशिएशन मीनिंग वही है कि उनके प्राइम मॉनेटरी वैल्यू में डाउन आएगा, ठीक है, मैं जो भी उसका प्राइस है, लेकिन उनको नाम अलग अलग दे दिया। इंटेंजिबल एसेट्स में हम उसको अमोर्टाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है, और अब हम टेंजिबल के केस में उसको क्या बोल देते हैं, डेप्रिशिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। अच्छा यहाँ पे मैंने प्रॉपर इस चीज को मेंशन भी किया हुआ है कि आपका एक मैंने बोला ना डेप्रिशिएशन होता है, ठीक है। ये क्या चीज है, ध्यान से समझे। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है, डेप्रिशिएशन का मतलब है ये आएगा आपका वेस्टिंग एसेट्स के केस में, हमने अभी अभी पढ़ा हुआ, क्लियर है। अगर यहाँ पे आपका कौन सा एसेट है, वेस्टिंग एसेट है, क्लियर है। तो वेस्टिंग एसेट के केस में आप लोग क्या लेके चलोगे, एक टर्म को लेके चलोगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। अमोर्टाइजेशन हम लोगों ने देखा इनटेंजिबल एसेट्स के केस में होता है, ठीक है। किन केस में होता है, इंटेंजिबल में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेप्रिशिएशन इज यूज्ड टू रिगार्ड एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। कहां पे बात की है मैंने, नेचुरल रिसोर्सेज, जिनको हम लोगों ने क्या बोला था, वेस्ट आप लोग एसेट्स बोल सकते हो, ठीक है, लाइक ऑयल वेल और माइन एटसेट्रा, मैंने ये बता दिया, ठीक है कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान में रखना, व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड, नेचुरल रिसोर्सेज को आप क्या कर लेते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, देयर स्टॉक वैल्यू इज रिड्यूस, तो उनकी स्टॉक वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। दिस रिडक्शन इज टर्म्ड एज ए डेप्लीशन, ये डेप्लीशिएशन कह सकते हैं आप लोग, डेप्लीशन बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके इस नाम से इसको जाना जाता है। इन शॉर्ट बहुत बेसिक है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन मैंने बता दिया, एक ऐसी टर्म है जो कहां पे यूज होती है, किस केस में यूज होती है, इंटेंजिबल एसेट्स के केस में यूज होती है। अमोर्टाइजेशन रेफर टू राइटिंग ऑफ, ध्यान से समझना ये कि किसको रिप्रेजेंट करता है, राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, लाइक आप लोग पेटेंट्स की बात कर सकते हो, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजीज एटसेट्रा। इन सभी का अगर जो भी आपकी मॉनेटरी वैल्यू में अगर डिक्रीज होता है तो उस केस में आप लोग क्या बोलते हो क्लास, उसको अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। एब्सोलेंस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है ना, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद होना, ठीक है, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी पुराने वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको इन शॉर्ट आप लोग क्या कहते हो, इस टर्म से क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। आई होप कि जो डेप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसकी फाइनल डेफिनेशन पे, जो मैं शुरू में आपको बता चुका हूं। फाइनल डेफिनेशन क्या क्लास है, इसकी फाइनल डेफिनेशन है ये, ठीक है, कि क्या है, डेप्रिशिएशन इज द डिक्रीज, आप लोग क्या कह सकते हो, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एसेट, क्लियर है। अब मॉनेटरी वैल्यू जो भी है एसेट की, उसमें अगर कोई भी डिक्रीमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, डेप्रिशिएशन। कैसे होता है, आई होप की उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता देता हूं, ठीक है, वो क्या है कि ये है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिशिएशन। मतलब डेप्रिशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि डेप्रिशिएशन हमें कैलकुलेट क्यों करना है, क्या मतलब डेप्रिशिएशन का, मतलब मेन आप लोग कह सकते हो कि क्या फंडा है डेप्रिशिएशन का। तो सबसे पहली बात, अगर आपको किसके बारे में जानना है, करेक्ट कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, ठीक है, अगर कितनी कॉस्ट आपकी रिड्यूस हुई है, क्लियर है,
करेक्ट कॉस्ट कितनी रिड्यूस हुई है, तो उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लास, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका डेप्रीशिएशन, ठीक है। सेकंड है आपको रिटेन करना है फंड फॉर रिप्लेसमेंट, यानी कि आपका जो एक पर्टिकुलर एसेट है, ठीक है, वो टाइम के साथ क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, उसकी वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। तो इसके रिप्लेसमेंट के लिए अगर आपको पहले से ही प्रीपेड में आपको क्या रिटेन करके चलना, फंड रिटेन करके चलना है, तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपको आपके एसेट्स की डेप्रीशिएशन वैल्यू पता होगी कि ये टाइम कितना टाइम तक चलेगा, कब मेरे को एक इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट के लिए आप एडवांस में फंड रख सको ताकि इंस्टेंटली आपको कोई बिजनेस में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको अगर असरटेन करना, अगर आपको बताना है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, क्योंकि इस फैक्टर को हम लोग कई बार क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमारे जो एसेट्स है उनकी वैल्यू बहुत टाइम पे डिक्रीज होती है, ठीक है। तो वो एक तरीके से हम उसको प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करते हैं या फिर उसको घटाते नहीं है, किससे, लॉस से। तो यहाँ पे अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को बताना है तो क्लास आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डेप्रीशिएशन की, टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। यहीं से आपको पता चलता है कि आपके जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, यस क्लास, फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन में आपके एसेट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो क्या, वो उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, डेप्रीशिएशन, क्योंकि विदाउट डेप्रीशिएशन यू आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके किसके, डेप्रीशिएशन के, ठीक है। उसके बाद हमने 3 अलग अलग टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। कौन कौन सी 3 टर्म्स है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड एब्सोल्सेंस, या आप कह सकते हो इसको सिंपल टर्म्स में क्या कह सकते हो कि जो भी नई टेक्नोलॉजी का इजाद होता है। क्लियर है, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा डेप्रिसिएशन का। अगर आप लोग आगे चलोगे क्लास तो डेप्रिसिएशन यार होता क्यों है, ये सभी बच्चों के दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली होता ही क्यों है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि डेप्रिसिएशन के कुछ मेजरली 3 कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और भी हो सकते हैं मे बी, लेकिन मेन कारण की मैं बात कर रहा हूं, मेन रीजन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात क्या है, आप लोग उसका यूज करते हो, ठीक है, बाय यूजेस, ठीक है, कोई भी चीज हो यूजेस, जैसे आप लोग उसका यूज करते हो उसकी प्राइस वैल्यू क्या होती है, कम होती है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू कम होती है, ठीक है। सेकंड, वियर एंड टियर। अब जब एक चीज है आप लोगों ने खरीदा, गाड़ी खरीदा, ठीक है, जब आप उसको यूज करोगे, टाइम के साथ ओवर टाइम यूज करोगे, ठीक है, यूज करने के बाद, ठीक है, उसको स्क्रैचेस भी आएंगे, उसके पार्ट्स भी डैमेज होंगे, उसमें चीजें भी बदली होंगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, वियर एंड टियर, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, ओवर टाइम ड्यू टू यूज। सेकंड रीजन आपका डेप्रिसिएशन में क्या है, वो है वियर एंड टियर। थर्ड क्या है, वो है आपका एब्सोल्सेंस, ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है क्लास, पुराने वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है, या आप कह सकते हो इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया है कि उनकी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली डिक्रीज किया जाता है। जैसे अगर आप, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, अगर आप एप्पल का ब्रांड का नाम लेते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि एक नया फोन आना 15 प्रो मैक्स है तो ऑटोमेटिकली कुछ हद तक 14 की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर एक ब्रांड में, हर एक बिजनेस में चीजें चलती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मेन बेसिक 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डेप्रिसिएशन का कारण क्या है, ओवर टाइम यूजेस। सेकंड क्या कह सकते हो, वियर एंड टियर। और थर्ड क्या कह सकते हो, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। या फिर ये एक बेसिक शब्द है जो अगर आप याद कर सकते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये आपको पूरा फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। आप बोलोगे कि सर समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके केस में, ठीक है, और इसके कारण क्या है कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है। सर अब बताओ, अगर हमें डेप्रिसिएशन हो रहा है तो बिजनेस में उसको कैलकुलेट करने की तो जरूरत पड़ेगी क्लास। अब उसको कैलकुलेट करने के टोटल 8 मेथड है, आपको ध्यान में रखना है। टोटल हमारे पास कितने मेथड्स है क्लास, 8 मेथड्स है, क्लियर है। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज ये देता हूं कि आपको सिर्फ 8 मेथड नहीं पढ़ने, आपको क्लास सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ने हैं। आपके 11th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं क्लास आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। कैन यू रिपीट विद मी, हम लोगों ने क्या बोला, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इस मेथड को हम एज एब्रीवेशन, इनकी शॉर्ट फॉर्म के लिए SLMB बोलते हैं। हर एक का पहला अल्फाबेट हम लोगों ने उठा लिया, ठीक है। सेकंड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यस क्लास।
आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग इसको आगे जाके हम लोग इसके बारे में काफी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, बहुत आसान है ये, बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं, आप लोग ज्यादा हेडेक ना ले, अगर कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने बिल्ड कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आप लोग कह सकते हो और ये सेकंड वाला, दोनों आपके सिलेबस में है, बाकी ना ये वाला आपके सिलेबस में ना है, ना ये वाला, ना ये वाला, ना ये वाला और ना ये वाला और ये ना ये वाला, ठीक है। टोटल आपके सिलेबस में 2 ही हैं, ठीक है, वैसे 8 होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में बारी बारी डिस्कशन करेंगे कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। देखो मैंने यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे या फिर क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पे, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है बच्चे, आप लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे होता है क्योंकि आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। सेकंड, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। तो तीनों नाम है ये आपके स्ट्रेट लाइन मेथड के ही है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड बोल लो आप लोग, सेकंड क्या बोल सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब क्या है, मान लो कोई भी चीज है, मैंने कॉस्ट किया उसको, क्लियर है, मैंने एसी लिया और उसका कॉस्ट है मान लो 16,000 रुपए, क्लियर है। अच्छा, उसके ऊपर एक इंस्टॉलमेंट चार्ज भी लगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट चार्ज मान लो 4,000 रुपए लगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे इसके एक्सपेंस को भी कैलकुलेट करूंगा डेप्रीशिएशन के टाइम पे, मतलब मेरा टोटल कितना बनेगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू बनेगा यहाँ पे 20,000 रुपए, ठीक है। डेट्स वाई इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों बोला जाता है, क्योंकि मान लो इस पर डेप्रीशिएशन है 20% का, मान लिया मैंने, एक तरीके से क्या है 20% का डेप्रीशिएशन है, तो आपको पता है तो 20,000 का 20% कितना होता है 4,000, यानी कि ये टोटल कॉस्ट आपके एसी की 20,000 रुपए थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर कितने का डेप लगेगा, इसमें 4,000 रुपए का लगेगा, कितना घटा, कितना बचा आपका 16,000। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कितने का डेप लगेगा, यहाँ पे भी 4,000 का लगेगा, फिर कितना बच गया आपका 12,000, और ऐसे ही क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, क्लियर है। तो आप लोग बच्चे एक नोटिस करो कि ये इक्वली आपका डेप लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब ये यानी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है, 2 मेथड्स हैं। अगर आपको रेट दे रखा है, ध्यान रखना, अगर आपको क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, तो आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 रेट निकाल लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली मान लो रेट दे रखा है उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सेकंड, ये आपका बहुत जरूरी है, डेप्रीशिएशन फॉर्मूले से, ठीक है। और हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, रेट को। यस क्लास, आपको प्रायोरिटी पे किसको रखना है, आपको प्रायोरिटी पे रखना क्लास आपको रेट को। जैसे मैंने रेट 20% लगा के डेप्रीशिएशन निकाला, ठीक है। आपको अगर रेट और दोनों दे रखे हैं तो आपको प्रायोरिटी पे किसको रखना है, रेट को। अगर कोई भी नहीं दे रखा तो आपके ऊपर है, आप किस मेथड को ज्यादा प्रीफर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको यहाँ पे इंक्लूड करके चलना है। किस चीज को इंक्लूड करना है, जो भी उसके ऊपर एक्सपेंस हुआ है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेके चलना है, उसमें से मैं उसकी रेजिडुअल वैल्यू को क्या कर सकता हूं, माइनस, और इसको ही हम लोग स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान में रख ले बच्चों, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, स्क्रैप वैल्यू, क्लियर है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस में रेजिडुअल वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट या फिर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ये एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो, अगर आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते टाइम आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहला फैक्टर क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, और यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूं आपको इंक्लूड करना है इसके ऊपर जो भी एक्सपेंस है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कह सकते हो आपका स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू, आप लोगों ने क्या किया, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। और अपॉन में कितना होता है आपका, अपॉन में होता है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर एस्टिमेटेड लाइफ, सॉरी एस्टिमेटेड लाइफ, आप लोग क्या कह सकते हो, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है।
क्या कह सकते हो, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। उम्मीद करता हूं क्लास आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें, ताकि आपको एक क्लैरिटी होए कि एग्जैक्टली कैसे चला जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। देखा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड आपको फॉलो करना है। ध्यान से देखो, आपने क्या दिया, परचेज ए सेकंड हैंड मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है, 96,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ मशीन। क्लियर है। अब यहाँ पे जब आप लोग कॉस्ट ऑफ मशीन लिखोगे तो कितना है क्लास आपका, वो 96,000 है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, आगे क्या लिखा हो उसने, 24,000 रुपए इसके कार्टेज, रिपेयर और किस पे खर्चा किया है, इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंस हुआ है वो कितना हुआ है क्लास आपका, वो हुआ है आपका 24,000 रुपए, इसने मेंशन किया है। कितना है ये क्लास आपका, 24,000 रुपए, ठीक है। तो मैं अगर कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करूं, यहाँ पे जो आपका मशीन है वो क्या आपका एसेट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करूं तो 96 + 20 कितना हो जाएगा, 1,20,000। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कितना बनेगा क्लास आपका, 1,20,000। क्लियर यहां तक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला फैक्टर जो हमारा होता है क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट, हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है एस्टिमेटेड लाइफ। यस, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसने लिखा हुआ है एस्टिमेटेड लाइफ। अब एस्टिमेटेड लाइफ कितनी दी हुई है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अब एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ उसने दी है 4 ईयर। यस क्लास, कितने ईयर हैं आपके, 4 ईयर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, ओके। आगे क्या है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं है, कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है आपको 72,000 रुपए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आपको अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपको कॉस्ट यानी कि जो आपका 1,20,000 बनता है उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है इसकी, 72,000 रुपए, और अपॉन में आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा क्लास, जो भी टोटल ईयर आए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो आप लोग कर लो, 1,20,000 में से आपको कितना माइनस करना है, 72,000 रुपए। तो आप लोग कर सकते हो माइनस, ये 3 0 से 3 0 एज इट इज हो जाएंगे, ठीक है। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 11 में से 7 गए तो 4, यानी कि 48,000 रुपए, ठीक है कि नहीं है। यस, कितना हो गया आपका 48, और इसको कितने से डिवाइड करना है आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से मैं काट दूंगा, कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए। यानी कि इसकी जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा क्लास, इसका 12,000 रुपए लगेगा। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपके सामने आ गई है, कितनी है, 12,000 रुपए। अब आपको सेकंड क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 12,000 रुपए, और ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1,20,000 गुना में 100। तो आप कर सकते हो सिंपल, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो कि ये 12,000 है, अपॉन में इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 1,20,000, और मल्टीप्लाई में कितना है आपका 100। अगर आपको कैलकुलेट करना, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 12 बचा है, इसको 12 यानी कि 10 पे चला जाएगा, यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है क्लास, यहाँ पे आपका लग रहा है 10%, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं और कैसे इसको सोल्व करते हैं। बेहद आसान है। एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप बराबर से वीडियो को पॉज करो और इसको करके देखो एग्जैक्टली कि कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट, उसके बाद फिर हम करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड लाइफ में बता देता हूँ कितनी है, 10 ईयर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है क्लास, आपकी 10 ईयर्स है। तो पहला तो मेरा कॉन्सेप्ट यही हो गया। आगे उसने क्या बोला, उसने मशीन पे 4 लाख रुपए खर्च किया और 50,000 रुपए उसके जो भी है इंस्टॉलमेंट पे खर्च किया, ठीक है। तो एसेट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एसेट की वैल्यू हो गई 4.5 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 उसने उसके उस पे खर्च किया, ठीक है। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है उसने अपना 50,000 रुपए ओनली, यानी कि कितनी हो गई आपकी 50,000। क्लियर है। इसने पूछा क्या है क्लास, इसने पूछा ये है कि आप लोग निकालो डेप निकालो, कितना डेप बनेगा, ठीक है। तो डेप निकालने के लिए क्या करना है, एसेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू। 4,50,000 में से 50,000 गया तो कितना बचेगा क्लास आपका, ये बचेगा आपका 4 लाख, ठीक है। अपॉन में कितना है 10 साल, ये क्या हो गया आपका 10 साल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया आपका क्लास 40,000। क्लियर, कितना हो गया आपका 40,000 इसकी डेप वैल्यू आ गई, ठीक है।
अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो तो क्या करोगे, जितना आपका डेप्रिसिएशन आया है 40,000 रुपए, अपन में ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 4,50,000 रुपए, क्लियर। और मल्टीप्लाई में क्लास हम लोग कितना करते हैं 100 करते हैं। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक और 2 जीरो से एक और 2 जीरो कैंसिल। ऊपर कितना है क्लास आपका, ऊपर है 400, नीचे कितना है 45, 5 से कैंसिल कर लो कितना होएगा आपका 80, और 5 से करेंगे तो 9, क्लियर है। और यहाँ से आप लोग ये क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड है आपको अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जैक्टली कितने नामों से जाना जाता है, कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हो, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।